सीएम योगी ने जताया पीएम मोदी का आभार। मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की हो रही थी मांग। खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का दिया नाम। ऑफेंसिव मोड में काम करेगी बीजेपी की आईटी सेल। कार्यशाला को सीएम योगी ने किया संबोधित। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित बैठक। एक्टिव मोड में बीजेपी यूपी दौरे पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सत्ता पर काबिज रखने की तैयारी बरकरार। यूपी में 1476 केंद्रों पर बीएड प्रवेश परीक्षा। कोरोना गाइडलाइंस के साथ कड़ी निगरानी। 2 पालियों में होगी परीक्षा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। केंद्र सरकार के खेल रत्न पुरस्कार को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सीएम योगी ने पीएम मोदी के इस फैसले पर ट्वीट भी किया है। करीब 30 वर्ष पहले ये पुरस्कार देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर शुरू किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी के खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने के फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जन्मे देश के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण असंख्य खेल प्रेमियों और संपूर्ण खेल जगत का सम्मान है। उत्तर प्रदेश की ओर से आपका हृदय से आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। बता दें कि देश लंबे समय से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग कर रहा था। पीएम मोदी ने खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम देकर भारत की खेल प्रेमी जनता को सबसे शानदार उपहार दिया है। तो मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग हो रही थी। खेल रत्न पुरस्कार को अब से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का नाम दिया गया है और इसी को लेकर सीएम योगी ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। तो केंद्र सरकार के खेल रत्न पुरस्कार को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार जताया है। सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर ट्वीट भी किया है। करीब 30 साल पहले ये पुरस्कार देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर शुरू किया गया था। पीएम मोदी के खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने के फैसले पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जन्मे देश के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण असंख्य खेल प्रेमियों और संपूर्ण खेल जगत का सम्मान है। उत्तर प्रदेश की ओर से आपका हृदय से आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। बता दें कि देश लंबे समय से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग कर रहा था। पीएम मोदी ने खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम देकर भारत की खेल प्रेमी जनता को एक अच्छा उपहार दिया है। तो अब से राजीव गांधी के नाम से नहीं बल्कि खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने खुद इस बात का ट्वीट करके ऐलान किया था और उसके बाद सीएम योगी ने भी पीएम मोदी का आभार जताया है। सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर ट्वीट भी किया। करीब 30 साल पहले पुरस्कार देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर शुरू किया गया था। पीएम मोदी के खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने के फैसले पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जन्मे देश के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण असंख्य खेल प्रेमियों और संपूर्ण खेल जगत का सम्मान है। उत्तर प्रदेश की ओर से आपका हृदय से आभार। आपको बता दें कि देश लंबे समय से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग कर रहा था। पीएम मोदी ने खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम देकर भारत की खेल प्रेमी जनता को सबसे शानदार तोहफा दिया है। तो मेजर ध्यानचंद को काफी समय से भारत रत्न देने की मांग हो रही थी।
भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2022 में इंटरनेट मीडिया का व्यापक स्तर पर प्रयोग करना चाहती है। इसी अभियान को धार देने के लिए बीजेपी शुक्रवार को अपनी इंटरनेट मीडिया के साथ ही आईटी विभाग की टीम की बैठक कर रही है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित की जा रही इस बैठक को लेकर आईटी सेल के संयोजक कामेश्वर सिंह ने कहा कि बीजेपी की आईटी सेल अब ऑफेंसिव मोड में काम करेगी। अब हम सेल की टीम के साथ कार्टून और कैरिकेचर के माध्यम से विपक्ष को बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने सोशल मीडिया टीम को बूथ लेवल तक पहुंचाया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अब चुनावी रैलियां पहले जैसी नहीं होगी। ऐसे में वर्चुअल माध्यम का इस्तेमाल बढ़ा है। तो अब से बीजेपी की आईटी सेल ऑफेंसिव मोड में काम करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड पर आ गई है और बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट मीडिया का प्रयोग करना चाहती है। इस अभियान को धार देने के लिए बीजेपी पार्टी शुक्रवार को अपने इंटरनेट मीडिया के साथ ही आईटी विभाग की टीम की बैठक कर रही है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक का आयोजन किया गया और इसी बैठक को लेकर आईटी सेल के संयोजक कामेश्वर सिंह ने कहा कि बीजेपी की आईटी सेल अब ऑफेंसिव मोड में काम करेगी। अब हम सेल की टीम के साथ कार्टून और कैरिकेचर के माध्यम से विपक्ष को बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने सोशल मीडिया टीम को बूथ लेवल तक पहुंचाया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अब चुनावी रैलियां पहले जैसी नहीं हो सकती है और ऐसे में वर्चुअल माध्यम का इस्तेमाल बढ़ा है। तो आपको बता दें कि इस वर्कशॉप को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। उसके अलावा बीजेपी आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालविया ने भी इस कार्यशाला को संबोधित किया और इस दौरान बीजेपी उत्तर प्रदेश की इंटरनेट मीडिया टीम भी मौजूद रही। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। बीजेपी विधानसभा चुनाव 2022 में इंटरनेट का व्यापक स्तर पर प्रयोग करना चाहती है। विपक्ष को कार्टून और कैरिकेचर के माध्यम से ही घेरा जाएगा। बीजेपी ने अपनी सोशल मीडिया टीम को बूथ लेवल तक उतारा है क्योंकि अब कोरोना की वजह से चुनावी रैलियां पहले की तरह नहीं हो सकती है और ऐसे में वर्चुअल माध्यम की उपयोगिता काफ़ी हद तक बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी अपना कब्जा बरकरार रखने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी का फोकस 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने लखनऊ में प्रभारियों को समीक्षा करने भेजा, जबकि जुलाई में नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ बैठक की। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार से 2 दिन के प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास पर शनिवार को लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वे शनिवार को लखनऊ के संगठन की बैठक में शामिल होंगे। वे विभिन्न कार्यक्रम देखने के साथ कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। नड्डा 8 अगस्त को आगरा में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। तो विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। जेपी नड्डा का यूपी दौरा है तो बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि वह सत्ता पर काबिज रह सके। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी का फोकस अब पूरी तरह से 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने लखनऊ में प्रभारियों को समीक्षा करने भेजा, जबकि जुलाई में नई दिल्ली में यूपी के सांसदों के साथ बैठक की और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा शनिवार से 2 दिन के प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास पर शनिवार को लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जा रही संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शुरू हो गई। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1476 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्रों पर प्रवेश के दौरान शारीरिक दूरी के मानक को गंभीरता से पालन करते हुए दिखाई दिया गया। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए एलयू प्रशासन द्वारा इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का प्रयोग किए जाने का दावा किया गया है। सुबह 9 बजे से
12 और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 2 पालियों में होने वाली परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले केंद्र पर रिपोर्ट करना था। इसी कड़ी में परीक्षार्थी सुबह 8 बजे ही केंद्र पर पहुंच गए। तो यूपी में 1476 केंद्रों पर बीएड प्रवेश परीक्षा हुई। कोरोना गाइडलाइंस का इस दौरान काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया। तो लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जा रही संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शुरू हो गई। इस परीक्षा के लिए आपको बता दें कि पूरे यूपी में 1476 सेंटर्स बनाए गए हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्रों पर एंट्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीर रूप से पालन करवाया गया। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए एलयू प्रशासन ने दावा किया कि इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से 12 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक यानी 2 पालियों में परीक्षा हुई और इसके लिए परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले केंद्र पर रिपोर्ट करना था। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि परीक्षार्थी सुबह 8 बजे से ही केंद्र पर पहुंचना शुरू हो गए। तो यूपी में 1476 केंद्रों पर बीएड प्रवेश परीक्षा हुई। कोरोना गाइडलाइंस के साथ कड़ी निगरानी की गई। 2 पालियों में परीक्षा हुई। आपको बता दें कि 2 टाइम स्लॉट रखे गए थे। पहला टाइम स्लॉट सुबह 9 बजे से 12 बजे और दूसरा टाइम स्लॉट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे। वही परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले केंद्र पर रिपोर्ट करना था। आज ये एग्ज़ाम 2 पारी में हो रहा है और 6 सेंटर हमारे यहाँ है। तो उसमें सुबह से सतत निगरानी से हमारे अधिकारी वहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं और कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए बिना किसी उसके घटना के और बिना किसी शिकायत के एग्ज़ाम कराने की प्रक्रिया चल रही है। तो पहला तो 9 से 12 है, दूसरा 2 से 5 होगा, तो उसकी हिसाब से कार्रवाई कराई जाएगी। देश और प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामले देख ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। बोर्ड ने मुस्लिम परिवारों से अपील की है कि वे लोग युवा और युवतियों का विवाह गैर मुस्लिमों में ना करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रकार के निकाह को अवैध माना है। AIMPLB ने इसके साथ ही लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए कई नियम बनाए हैं। बोर्ड ने अपील की है कि मुस्लिम परिवार नियमों पर अमल करे जिससे कि बच्चों की जिंदगी अनुशासित हो सके। AIMPLB ने मुस्लिम युवाओं और युवतियों की गैर मुस्लिमों से निकाह को शरीयत में अवैध करार दिया है। बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम लड़के लड़कियों का गैर मुस्लिम से शादी करना धार्मिक रूप से गलत है। शरीयत के मुताबिक ऐसी शादी को इस्लाम सही नहीं मानता है। तो देश और प्रदेश में जिस तरह से लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसके खिलाफ मुहिम शुरू कर चुका है। बोर्ड ने मुस्लिम परिवारों से अपील की है कि वे लोग युवा और युवतियों का विवाह गैर मुस्लिमों में ना करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रकार के निकाह को अवैध माना है। बोर्ड ने इसके साथ ही लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए भी कई नियम बनाए हैं। बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि मुस्लिम परिवार इन नियमों पर अमल करे जिससे कि बच्चों की ज़िंदगी अनुशासित हो सके। बोर्ड ने मुस्लिम युवा और युवतियों की गैर मुस्लिमों से निकाह को शरीयत में अवैध बताया है। बोर्ड का ये भी कहना है कि मुस्लिम लड़के लड़कियों का गैर मुस्लिम से शादी करना धार्मिक रूप से गलत है और शरीयत के मुताबिक ऐसी शादी को इस्लाम सही नहीं मानता है। तो लव जिहाद के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुहिम शुरू कर दी है। सोनभद्र के रावटसगंज कोतवाली क्षेत्र के स्वर्ण जयंती चौक पर पुलिस और परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से बुलेट गाड़ियों के चेकिंग अभियान चलाए गए। आरोप ये है कि बुलेट गाड़ी लेने के बाद लोग साइलेंसर चेंज करा देते हैं, जिसके बाद तेज आवाज की वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसको देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया। वही चेकिंग अभियान के दौरान 7 बुलेट गाड़ियों का चालान काटा गया और हर एक गाड़ी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वही ARTO PN राय ने बताया कि चेकिंग अभियान बुलेट और V इंजन के बाइक पर लगाया गया है। तो
तो पुलिस और परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से बुलेट गाड़ियों के चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आरोप यह है कि बुलेट गाड़ी लेने के बाद लोग साइलेंसर चेंज करा देते हैं, जिसकी बाद तेज आवाज की वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है, जिसको देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया। सामने एक धीरे धीरे एक प्रवृत्ति बढ़ रही है कि बुलेट मोटरसाइकिल या इस तरह की जो भी हैवी इंजन वाली गाड़ियां हैं उनके साइलेंसर को अल्टरनेट करके और उसमें ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूसर साइलेंसर लगाए जा रहे हैं तेज़ आवाज़ वाले, जिसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर हुई है जनहित याचिका, और उसी के निर्देशों में ये कार्रवाई की जा रही है। जिन गाड़ियों में अनधिकृत रूप से साइलेंसर लगाया गया है कंपनी का बदल करके प्राइवेट से खरीद करके, जिसके द्वारा ज़्यादा सीमा से 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर उसमें नॉइज आ रही है तो उसका चालान किया जा रहा है। ये तो दुकानों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जहाँ से बिक रहा है, या उसके लिए भी कोई कार्रवाई होगी? नहीं, अभी दुकानों पे प्राथमिक रूप से तो नहीं है, लेकिन उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और की जाएगी। रिश्तों को शर्मसार करने वाला ये मामला थाना इस्लाम नगर क्षेत्र के ग्राम चिचेटा से सामने आया है, जब बीजेपी सैनिक सेल के मंडल अध्यक्ष ठाकुर आर्येंद्र पाल सिंह और उनके भतीजे गौरव कार्यक्रम से घर लौट रहे थे। उसी दौरान घाट लगाए बैठे चाचा ने स्कॉर्पियो से बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी चाचा अन्य 7 लोगों के साथ मिलकर भतीजे पर धारदार हथियार से हमला करते हुए उसके हाथ पैर भी उन्होंने काट दिए। फिलहाल पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये जो घटना हुई है ये तो वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और जैसा घटना हुई है उससे ये प्रतीत होता है कि ये हत्या है, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम सभी लोग प्रयास करेंगे कि अच्छी कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले। घटना विशेष से पूरी कानून व्यवस्था के ऊपर तो सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, मगर ये भी जांच में आएगा कि अगर कहीं पुलिस प्रशासन की कहीं लापरवाही के कारण अगर कोई पुट मिलता है तो वरिष्ठ अधिकारी इस पर भी गौर करेंगे। ऐसा कोई एक घटना के ऊपर ऐसा नहीं कह सकते कि सारी पुलिस व्यवस्था लापरवाह है। फिर भी ये जांच का मैटर है, बड़ी घटना हुई है, इस पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और इसको गंभीरता से लेते हुए अगर कोई उनकी तरफ से चूक है, भूल है, कमी है तो उस पर भी उनको भी दंडित किया जाए काम से। तो उसके बाद स्कॉर्पियो से सुभाष, रामबान सिंह, सुरेंद्र, नरेंद्र, आशीष, विनय, प्रेमपाल धोबी, इन 7 लोगों ने स्कॉर्पियो से पहले इनके टक्कर मारी। फिर इसके बाद 2 बार बैक करके वापस इनके ऊपर चढ़ाई। उसके बाद सुभाष गाड़ी में से उतर के सुभाष ने एक हथियार से आर्येंद्र पाल सिंह का एक हाथ, एक टांग काट दी, और रामबान सिंह ने गौरव जो इनका भतीजा जो मृतक है, इनने कुछ बयान दिए इस बारे में? हाँ जी, इन्होंने बयान दिए थे रामगंगा पर। जी। सावन के पावन महीने में आज महाशिवरात्रि है। ऐसे में ज़्यादातर सभी शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के भक्तों का तांता लग जाता है, लेकिन कोरोना के चलते इस बार मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को नहीं मिल रही। बावजूद उसके भगवान भोलेनाथ के भक्तों का जोश देखते ही बनता है। यही कारण है कि गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर में रात 12 बजे से ही भगवान शिव के भक्तों का आना जाना शुरू हो गया। तस्वीरें द्वेषनाथ मठ मंदिर की हैं, जहां पर शिवालय के अंदर भगवान भोलेनाथ के जयकारों से शिवालयों में जय जयकार हुई। जहां एक ओर तमाम भोले के भक्त मास्क लगाते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर भक्तों को सैनिटाइजेशन के बाद ही मंदिर में एंट्री दी गई। शशि नागर।
कितनी मान्यता थी? बहुत ज़्यादा। जल तो कई 5-6 लाख रुपए आदमी जल चढ़ाता था हर बार। अब की बार बीमारी की को देखते हुए सभी ने पालन किया है और सब गाइडलाइन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी कम भेंट हैं जी। मेरे को तो 28 साल हो गए, सब पूरी होती है। सिद्धपीठ है, मान्यता ही मान्यता है, सभी मांगते हैं, जिसने जो भी मांगा वो ही पूरा हुआ। रात को 12 बजे से दुधेश्वरनाथ मंदिर में भक्तों का जो है आना शुरू है। 12 बजे ही हमने जो है पूजन प्रारंभ कर दिया था। प्रातःकाल जो है 3:50 पर आरती यहाँ पर हुआ और उसके बाद भगवान का 56 भोग वगैरह लगाया और उसके बाद भक्तों का दर्शन जो है शुरू हो गया। श्रावण महीना में विशेष रूप से भगवान शिव को बोलते हैं कि भाई जो विष है हलाल, जो समुद्र में निकला था 14 रत्न, तो हलाल को विष को अपने कंठ में उन्होंने धारण कर लिया था, तो इसीलिए उनका जो है विशेष रूप से ये मतलब शिवरात्रि उनको मनाई जाती है। पूरा दुनिया को उन्होंने बचाया, तो उस दृष्टि से जो है शिवरात्रि को मनाया जाता है। विशेष करके भगवान का पूजन जो है बेलपत्र है, दूध है, दही है, नहीं तो कुछ जल से भी जो है शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। श्रावण महीना शून्य महीना होता है, सभी देवताओं जो है देवसेन एकादशी से विश्राम में चले जाते हैं, तो ये जो भगवान शिव जो है पृथ्वी पर चेतन रूप में रहते हैं और सब शिवालयों में विद्यमान रहते हैं। शिव का वास या शमशान में, कैलाश में, तो यहाँ दुधेश्वर में पवित्र शमशान है, समाधियाँ लगी हुई है, तो शिव भगवान जो है श्रावण महीने में यही वास होता है, तो सीधा भक्तों से भरा होता है। व्रत रखना, शिवाय नमो या शिव गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्, ये जाप करते हुए, व्रत रखते हुए भगवान का पूजन करने से जो है भगत की मनोकामनाएं पूर्ण होता है। हाँ, ये पूरा देखते हैं आप, पूरा ध्यान रखा हुआ है इसका कि भाई 2 गज का दूरी रखना है और सभी भक्तों का उपद्रवी घेरा लगाया हुआ है। हाँ, थोड़ा कोरोना के दृष्टि से जो है हमने भी थोड़ा ये रखा है और लोगों का भी जो है वो अपना तीसरा लेयर का भी लोग बोल रहे हैं, तो इस दृष्टि से लोग थोड़ा कम संख्या में लोग आ रहे हैं। मंदिर की बहुत मान्यता है। इसमें इलायची गिरी महाराज हैं जिनको इलायची का ही भोग लगता है। जैसे आज सावन की शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। पब्लिक की काफ़ी भीड़ निकल चुकी है, आज आ भी रही है पब्लिक। श्रद्धालु आ ही रहे हैं, रात 12 बजे से लगे हुए हैं। श्रद्धालु रात 12 बजे से लाइन में लगे हुए थे और श्रद्धालु अब भी चल ही रहे हैं। मैं कल से आया हुआ हूँ, कल सुबह से बाबा की सेवा के लिए। मंदिर की मान्यता बहुत है, काफ़ी वर्ष पुराना मंदिर है और मंदिर की परंपराएं हैं। बस अब मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, सैनिटाइजर की गुफा लगा रखी है। सभी तरीके के भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला जा रहा है। पहले के मुकाबले तो बहुत कम भीड़ है, इतनी भीड़ नहीं है। जो पहले भीड़ हुआ करती थी उसके मुकाबले भीड़ नहीं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।